नमस्कार। राज्य के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फतेह टीपू। कोविड-19 के खिलाफ देश की जंग लगातार जारी है। ऐसे में गोवा देश का ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 पर जीत हासिल की। जी हाँ, गोवा के जो केस पॉजिटिव थे वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और 3 अप्रैल के बाद गोवा में एक केस भी आया है। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में हमारे साथ गोवा के डॉक्टर रहे हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सावंत, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्य। थैंक यू। और जैसे कि आपने कोविड-19 के खिलाफ ये जो जंग देश और दुनिया लड़ रही है, ऐसे में गोवा चूंकि कोरोना फ्री राज्य हो गया है, किस तरह की रणनीति आपने अपनाई कि आपने इस पर विजय हासिल किया? गोवा में 7 कोविड पॉजिटिव केसेस थे और 3 अप्रैल के बाद आज की तारीख तक एक भी पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कोविड हॉस्पिटल की टीम, जिन लोगों ने फ्रंट लाइनर बोल के काम किया, सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इन लोगों के वजह से ही हमें पॉजिटिव केस वापस से कोविड फ्री होने के लिए पॉसिबल हो गया है। द सेकेंड, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सीएस से लेके लास्ट पुलिस डिपार्टमेंट, एवरीवन, इन सभी लोगों के वास्ते नए केसेस गोवा में नहीं आ सके। 22 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता कर्फ्यू लगा दिया, उसी दिन के बाद हमने 2 दिन जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया था, 23rd और 24th, और 24th के बाद लॉकडाउन डिक्लेयर किया। इस 2 दिन के वास्ते हमने गोवा में कोरोना के बारे में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा, क्योंकि जनता कर्फ्यू बढ़ाने के वास्ते सभी लोग कोरोना के बारे में बात करने लगे और इसी के वास्ते अवेयरनेस ज्यादा बढ़ने के वास्ते जो लोग लास्ट तक गोवा में एंट्री किए थे, जब 7 केसेस में से 6 केसेस जो फॉरेन कंट्रीज में आए थे और एक केस जो एक का भाई पॉजिटिव था, उसका भाई पॉजिटिव हो गया था। तो इसी के वास्ते ये लोग सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया। इसी अवेयरनेस के वास्ते वो ज्यादा संपर्क लोगों से कर नहीं पाए। और जब हमें जब केस पॉजिटिव मिली, तब उनके फर्स्ट कांटेक्ट और सेकंड कांटेक्ट, इन सभी लोगों को हम क्वारंटाइन कर सके। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में जो ट्रैवल हिस्ट्री थी, जबकि फॉरेन कंट्री से हो या अदर स्टेट से हो, इन सभी लोगों को हम होम क्वारंटाइन कर सके। 2000 के लोगों को आसपास हमने होम क्वारंटाइन रखा। और सिर्फ होम क्वारंटाइन रखा नहीं, तो उनके ऊपर ध्यान रखे, कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप करने लगे, इसलिए वो लोग बाहर घूम न सके। और जो हम बोलते हैं कि असिम्टोमेटिक होके भी कैरियर हो सकते हैं, शायद वो कैरियर न बन पाए। इसी के वास्ते 3 अप्रैल के बाद हम एक भी पॉजिटिव केस गोवा में नहीं है। इसी ने हम गर्व से कहते हैं, अभी भी गोवा में कोई समझो बाहर का आया तो ही पॉजिटिव हो सकता है। हमने गोवा में हाउस टू हाउस सर्वे जो था वो कंप्लीट किया, हर घर घर तक हम पहुंचे और इसी की बात, इसी की चर्चा गोवा मॉडल बोल के आज सभी जगह पे हो रही है। मुझे बाकी राज्य से मुख्यमंत्री और बाकी लोगों का भी फोन कंटिन्यूसली इसी के बारे में आता है। इसी मॉडल फॉलो करने से जिनको हम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, उन लोगों के कोविड टेस्ट हम करने वाले हैं। लेकिन आज तक हमने 1100 के ऊपर टेस्ट कोविड के की, हमें सिर्फ 7 टेस्ट छोड़ के बाकी सभी टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। सब निश्चित रूप से गोवा देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन रहा है कोविड-19 की इस जंग में। क्योंकि महाराष्ट्र आपका पड़ोसी राज्य है, ऐसे में गोवा के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस कोविड-19 के हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? महाराष्ट्र की बॉर्डर तो गोवा से टच है। अब मुझे लगता है 3-4 एंट्री महाराष्ट्र से सभी लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए बहुत डिफिकल्टी है हमारे लिए कि वहां से कोई एंटर न हो पाए। इसीलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सभी हमारे जितने सारे एंट्री पॉइंट महाराष्ट्र हो या कर्नाटक पे हो, 8 एंट्री पॉइंट्स है, वहां पे सभी हमारा पुलिस फोर्स या सभी लगा हुआ है। किसी को हम स्टेट में एंट्री नहीं दे रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ओनली ऑन द मेडिकल ग्राउंड कोई रहा तो ही उसको विद स्पेशल परमिशन ऑफ द कलेक्टर से ही हम एंट्री दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कोई बाहर के राज्य का हमारे राज्य में न आ जाए।
हमारे राज्य का भी बाहर कोई समझो महाराष्ट्र या कर्नाटक में हो तो 3 तारीख तक वो वही रहे, इसी की हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ गुड्स व्हीकल और वेजिटेबल व्हीकल, इनके व्हीकल हम महाराष्ट्र और कर्नाटक से परमिट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी डर लग रहा है कि इसी से कोई कोरोना पॉजिटिव न आ जाए। इसलिए जो नॉर्म्स, सेंट्रल नॉर्म्स जो है, वो सेंट्रल गाइडलाइंस है, वो चेक पॉइंट पे फॉलो करना चाहिए। वो सब चेक पॉइंट पे हम फॉलो कर रहे हैं। थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक करना, उनको सैनिटाइज करना, उनको पूरे नॉर्म्स के साथ बता देना, उनका रिकॉर्ड क्रिएट करना, जो आज गाड़ी एंटर हो रही है उसी गाड़ी उसी दिन वापस जाना, समझो एक दिन उसकी गाड़ी रुकती भी है तो वहां कहाँ रहता है, इसका सब कुछ अच्छी तरह से मॉनिटर करना। और जब तक वो गाड़ी बाहर नहीं जाती तब तक उसे कांटेक्ट में रह के उस स्टेट से गाड़ी बाहर जाए, इसकी कोशिश करना, ये मॉडल हम अब फॉलो कर रहे हैं। चूंकि लॉकडाउन की जो सबसे ज्यादा मार है वो माइग्रेंट वर्कर्स और प्रवासी जो मजदूर हैं उन पर पड़ी है, आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें कोशिश कर रही हैं। गोवा में भी तमाम दूसरे राज्यों के मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में इनकी मुसीबत को दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लान है और किस तरह से आपने इनकी मुसीबत को दूर किया इस लॉकडाउन के टाइम? सबसे बड़ी समस्या थी वो माइग्रेंट लेबर की ही थी, और जिस दिन से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसी दिन से माइग्रेंट लोग निकलने के लिए चले थे। लेकिन उनको हमें 14 लेबर साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर दी, और अभी भी हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोग जो लेबर कैंप में रहते हैं, और इनके लिए हमने पूरी सभी सुविधाएं, उनको खाना, मैंने खाना, उनको किट्स, हाइजीन किट्स, उसको जो जो लगता है सब कुछ वो लेबर कैंप में प्रोवाइड कर दिया। बस इतना ही नहीं, उनका मेडिकल चेकअप, उनका इम्यूनाइजेशन, उनका काउंसलिंग, हमारे स्पेशल एजुकेशनल काउंसलर्स हैं, इनकी तरफ से हम उनका काउंसलिंग भी वहां पे करते हैं। इस 10,000 लेबर छोड़ के जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते थे, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लेबर जो बाकी राज्यों से है वो भी गोवा में है। लेकिन हमें यहाँ में हमने एक प्रैक्टिस कर दी कि ग्रोसरी आइटम हम होटल लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, और होटल लोगों की तरफ से उन्हें सब कुछ खाना वगैरह मुफ्त में दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 3.5 लैक्स लेबर खाना मुफ्त देने का काम गोवा सरकार कर रही है, और इसी तरह से सभी राज्यों के लेबर की हम यहाँ पे चिंता कर रहे हैं, सभी अच्छी तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा, बिहार, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, लेबर मिनिस्टर हमें कोऑर्डिनेट करके जिन जिन की कहाँ पे भी समस्या है वहाँ यानी ग्रामीण भाग में जाके भी उनकी समस्या का हल हम, हमारे प्रशासकीय अधिकारी सभी अच्छी तरह से कर रहे हैं। चूंकि कोरोना से आप जो अभी जंग लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसको टैकल किया। मेरा सवाल ये है कि गोवा पहला राज्य था जिसने कोरोना से लड़ने के लिए कोविड हॉस्पिटल का प्रस्ताव सबसे पहले किया था। मास्क भी अनिवार्य शायद सबसे पहले गोवा ने किया। ऐसे में अब नए केस आपके सामने ना आए, ये प्रशासन के सामने और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है गोवा के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि एक भी नया केस अब ना हो गोवा? सबसे पहले कहूंगा कि कोविड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना ये तो एक वैसी बड़ी समस्या थी, लेकिन हमारा एक ईएसआई हॉस्पिटल था वो हमने कन्वर्ट कर दिया कोविड हॉस्पिटल में। पैथोलैब फैसिलिटी स्टार्ट करना ये भी बड़ी समस्या थी, लेकिन हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सावियो बोल के पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने खुद अपने टीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेज के उनको ट्रेनिंग कर दिया, और उनकी पैथोलैब हमने एस्टैब्लिश कर दी। आज गोवा में सेपरेटली 3 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड कर दी है। इसीलिए सर्वे के बाद और जो क्वारंटाइन में अभी भी गोवा का एक आधा दूसरा बाहर का लोग मेडिकल इमरजेंसी या और किसी इमरजेंसी के साथ गोवा में आते हैं, तो उन सभी लोगों की टेस्ट हम कर रहे हैं। हम जरा भी कोई चांसेस नहीं लेना चाहते हैं कि कोई यानी घुस के भी गोवा में आया, समझो हमारे चेक पॉइंट से नहीं, बाकी दूसरी जगह से भी गोवा में आया, तो उनको हम कंपल्सरी यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद उसी के टेस्ट हम कंपल्सरी करते हैं। और इसी के साथ हमने जो सर्वे रिपोर्ट किया है, सर्वे रिपोर्ट में हमें जो यानी जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनके घर में है, जो सारी टाइप सिम्टम्स, जो आईएलआई टाइप सिम्टम्स जिनके पास है, उन सभी लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन सभी का टेस्ट हम करने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एट प्रेजेंट तो गोवा में कोई भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं है।
और कोई सब जो बाहर का आया तो ही वो बाय हमारा बैड लक पॉजिटिव हो सकता है। चूंकि डॉक्टर साहब, गोवा देशी विदेशी पर्यटकों का हमेशा से केंद्र रहा है और लगातार वहां पे टूरिस्ट की संख्या हर मौसम में रहती रही है। तो चूंकि कोरोना के लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, तो गोवा की पूरी इकोनॉमी चूंकि इसी पर एक तरह से कह सकते हैं निर्भर है। तो आप कैसे साइमल्टेनियसली, क्योंकि इकोनॉमी का भी सवाल है, तो आपके पास कोई वैकल्पिक प्लान इस तरह का है कि आप कैसे इसको आप टैकल करेंगे? आपने फॉरेनर की बात निकाली, इसीलिए पहले कहता हूँ कि गोवा तो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन रह चुका है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा करके फॉरेनर्स हमेशा आते हैं। लास्ट 22 तारीख तक यहाँ पे फॉरेनर्स आए थे। हमने उन सभी लोग जो यहाँ पे थे उनकी अच्छी तरह से केयर रखा। इनके लिए सेपरेटली एक ऑफिसर हमने अपॉइंट किया था। ही इज इन कांटेक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन एम्बेसी। जो वहाँ पे लोग हैं उनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे। Last 3,500 foreigners have evacuated through their own charter flights. अभी भी यहाँ पे 500 से ज्यादा फॉरेनर्स आज के डेट में भी गोवा में है। उनके होटल में, और गोवा सरकार उनकी भी अच्छी तरह से केयर कर रहे हैं। आपने टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की, मैं इसके बारे में कहते वक्त यही कहूंगा कि हमने इकोनॉमिक रिवाइवल कमिटी सेटअप की है, और इकोनॉमिक रिवाइवल कमिटी में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उसमें के टूरिज्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं। मुझे मालूम है आज के दिन मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन 3 तारीख के बाद गोवा की स्थिति कैसे है, देश की स्थिति कैसे होगी, इसी के ऊपर टूरिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस इंडस्ट्री के लोगों के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बाद ही टूरिज्म इंडस्ट्रीज के साथ हम किस तरह से, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री आगे हमें फ्लरिश वापस से करनी है, इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील करते रहे हैं कि जो छोटे मझोले उद्योग हैं, जिस संस्थाओं से लेबर क्लास या मजदूर क्लास जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों को नौकरी से वो लोग ना निकालें, क्योंकि ये संकट का काल है। ऐसे में चूंकि कोरोना के लिहाज से गोवा एक फ्री स्टेट घोषित हो चुका है, तो वो जो मजदूर या माइग्रेंट वर्कर गोवा की इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए कुछ वैकल्पिक प्लान की उनकी जीविकोपार्जन भी होता रहे और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लेबर कैंप पे रहते हैं उनकी तो हमने सभी केयर तो की ही है। इनके सिवाय जो काम के लिए जाने के लिए तैयार है, उनको सभी लोगों को मैंने उनको जॉब देने में एंगेज किया है। हमारा म्युनिसिपैलिटी का काम, हमारा डायरेक्ट पंचायत का काम, सभी लोगों को हमने ऑलरेडी एंगेज किया है। इन लोगों को अभी जो हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई कल 20 तारीख से, तो उन लोगों को इंडस्ट्रीज में भी काम देने के लिए हम उनको एंगेज करने लगे हैं। क्योंकि गोवा कोरोना फ्री है, लेकिन उन लोगों की मेंटेलिटी है घर पे जाने की, उनको राह लगी है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो घर पे जाना चाहते हैं। लेकिन अभी गोवा में यानी फार्मिंग एक्टिविटी चालू है, बाकी इंडस्ट्रीज चालू है, तो इन लोगों को सभी अच्छी तरह से यहाँ काम मिलता है और अच्छी तरह से तनख्वाह भी मिलता है। उनको कोई उस बारे में चिंता नहीं है। और यहाँ पे जो अभी लेबर है, सरकार और हमारे सभी टूरिज्म इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री वाले सभी लोग उनका ख्याल अच्छी तरह से रख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बाद जिस तरह से देश दुनिया संकट में आए और लगातार दुनिया भर में, भारत में भी लॉकडाउन को लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है और वर्क फ्रॉम होम सरकारी दफ्तरों में भी लोग कर रहे हैं, अपने अपने घरों में इसको कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से दुनिया कोविड-19 के बाद वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो फिजिकल मीटिंग थी वो उसकी जगह वर्चुअल मीटिंग ने ले लिया है और काफी कारगर भी हो रही है। तो आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कोविड-19 के संकट के बाद भी जारी रह सकता है क्या? पोस्ट कोविड-19 के बारे में सोचना अभी स्टार्ट हो गया है, इसके ऊपर स्ट्रेटजी करना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है अभी सोशल डिस्टेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम ये तो लाइफस्टाइल हो जाएगी, और इसी के बारे में सरकार, प्राइवेट इंडस्ट्रीज सभी सोच रहे हैं, और ये लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फायदा सभी लोगों को होगा। और कोविड-19 से तो हम अभी कुछ महीने में ये वायरस यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माननीय मोदी जी जैसा कहते हैं, इसकी कोविड की महामारी से
कि कोरोना को हराना है, देश को जिताना है, तो हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग इट इज वन ऑफ द लाइफस्टाइल इन अवर कंट्री नाउ। और सब कोविड-19 संकट के बाद ये मानव त्रासदी के लिए संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रकृति के लिहाज से भी काफी अच्छा देखा गया है इस कोरोना के वायरस को, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लगातार प्रकृति में सुधार हुआ, आबो हवा अच्छी हुई। खासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और भी तमाम जगहों पे प्रदूषण कम हो गया है, एक्यूआई इंडेक्स का लेवल बहुत कम हो गया है। ऐसे में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है कोरोना देशवासियों के लिए। तो चूंकि प्रदूषण के लिहाज से अभी चूंकि 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, तो उसमें 4400 करोड़ रुपए देश के तमाम प्रदूषित शहरों से लड़ने के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन कोरोना ने एक झटके में इन शहरों के प्रदूषण को खत्म कर दिया। चूंकि आप राज्य के मुखिया हैं, आपको लगता है कि कोविड-19 के संकट के बाद में जो क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय समस्या है, इनको लेकर के इस लिहाज से कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक विकल्प के रूप में भी सामने आ रहा है कि हम आम दिनों में भी लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं, जो प्रकृति के लिहाज से भी बेहतर हो और लोगों के लिहाज से भी बेहतर हो। मैं लॉकडाउन के बारे में विकल्प के तरह मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ है प्रकृति की तरफ से मुझे लगता है फिर से एक बार, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते थे, पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते थे, ढेर सारी बात अभी देश भर में चालू थी, लेकिन एक ही कोरोना वायरस ने इस सब को फुल स्टॉप दे दिया, ऐसा मुझे लगता है। जो पूरी तरह से समस्या मुक्त देश होना चाहिए था, ये समस्या मुक्त हो गया है। हाँ, बड़ी दूसरी समस्या तो क्रिएट है, लेकिन जो समस्या थी उसके लिए समस्या को भी पूर्ण विराम दे दिया है। बाकी समस्या तो चलती रहेगी। बाकी समस्या के साथ में हमें पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या थी, इस समस्या से तो कोरोना वायरस ने देश को मुक्त कर ही दिया है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन इसके साथ में ही और ढेर सारी समस्या अपने आगे रहेगी। तो फिर पोस्ट कोविड-19 के बारे में कंटिन्यूअसली इसका डिस्कशन तो चलता रहेगा। पोस्ट कोविड-19 कुछ महीनों में और सालों में तो खत्म नहीं होने वाला है। पोस्ट कोविड-19 तक बात करते वक्त बहुत आगे तक। लेकिन मैं इसके बारे में कहता एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कोविड 19 को हैंडल किया है, बाकी हम बाकी देशों के देखते हैं तो इंडिया बहुत ही बेहतर किया है। और माननीय मोदी जी को सभी सैल्यूट कर रहे हैं, सभी देश उसकी तरफ से जो जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इंडिया नंबर 1 है, ये मैं जरूर कहूंगा। जी बिल्कुल, इसी लिहाज से आरोग्य सेतु ऐप, ये ऐप पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। ये रियल टाइम कोरोना के बारे में जानकारी देता है। तो गोवा में अभी क्या स्थिति है इस ऐप के बारे में? आरोग्य सेतु हम कंटिन्यूसली प्रमोट कर रहे हैं और आरोग्य सेतु सभी लोगों ने डाउनलोड करना चाहिए। गोवा में भी बहुत सारे लोगों ने तो भी डाउनलोड कर दिया है। अभी उसका अवेयरनेस और भी हम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से लोग पॉजिटिव केसेस न होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सनेस आया था। लेकिन हम लॉकडाउन कंटिन्यूशन तो कंटिन्यू रख रहे हैं और इसी का आरोग्य सेतु ऐप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को कहेंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं कि गोवा इससे बचा है, और दुआ है कि आगे भी बचा रहे, देश भी बचा रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हालात बेहतर होते हैं और 3 मई के बाद लॉकडाउन सरकार बढ़ाती है, तो क्या गोवा में, चूंकि अभी एक भी केस नहीं है, तो ऐसे में क्या गोवा भी लॉकडाउन बढ़ाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, हम केंद्र सरकार के साथ में है। माननीय मोदी जी का और माननीय अमित जी शाह का जो आदेश होगा लॉकडाउन के बारे में, उस आदेश का पालन गोवा सरकार बिल्कुल ही करेंगे। ये देश हित में है, ये राज्य हित में है। यहाँ पे डिसीजन इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल में होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन 100% है, और 3 तारीख के बाद भी माननीय मोदी जी लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं देश के हित में, तो हम उनके साथ में। तो डॉक्टर साहब, गोवा अभी क्या ग्रीन जोन घोषित हो चुका है, या ग्रीन जोन की दिशा में अभी ये काम कर रहा है? क्योंकि क्योंकि जहां पे एक भी केस नहीं है, उनको ग्रीन जोन घोषित किया जा चुका है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार को भी मालूम है 3 तारीख से बाद एक भी केस यहाँ पे नहीं मिली है,
गोवा में तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और हमारे साउथ गोवा में तो ने अभी 27 के बाद एक भी केस नहीं मिली है। वैसे एट प्रेजेंट तो हम एक भी पॉजिटिव केस नहीं है वैसे। इसीलिए जो ग्रीन जोन में डिक्लेयर करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, उन लोगों ने करना है। डॉक्टर साहब, आखिर क्योंकि लगातार देश दुनिया में ये डिबेट का विषय बन गया, कोविड-19 के बाद कैसा माहौल होगा, देश दुनिया में कैसा सामाजिक बदलाव होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ही पड़ेगा। और सरकार ने, चूंकि आप जानते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर को बहुमूल्य वस्तु अधिनियम में भी डाल दिया है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि चूंकि अगर 2-3 साल तक ये जारी रहता है, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देश दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है भारत, ऐसे में तमाम रैलियां होती हैं, शक्ति प्रदर्शन होते हैं, मीटिंग होती है, तमाम चीजें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2022 तक ये सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने में इस तरह की में क्या मदद मिलेगी? बिल्कुल, देश के हित में, लोगों के हित में 2022 तक पर समझो केंद्र सरकार ये निर्णय लेती है कि मास्क कंपलसरी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो मैं बताऊं कि ये लोकशाही राज्य है, लोकशाही देश है, तो ये मेंटेन करना अपनी जिम्मेदारी है। देश के लिए, अपने लोगों के लिए इसका यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, समझो 2022 तक भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए सबकी तैयारी रखनी चाहिए। और सावंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए, स्काइप के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद।